सारे मुद्दे जो देश में बहुत अहम हैं, मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो क्यों ना आज खुलकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर ही बात हो जाए, एक ऐसे उनके आयाम पर, एक ऐसे उनके डायमेंशन पर जो ना गोदी मीडिया डिस्कस करता है और ना ही बीजेपी कर सकती है। अब दोस्तों, एक वक्त था 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद एक सवाल जो है देश भर में लोग पहले दबी ज़बान में पूछते थे, पर खुलकर पूछने लगे कि नेहरू के बाद कौन, हु आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इनके बाद कौन। अब कांग्रेस तो इस सवाल से ही हिल गई, देश में भी कई लोग हिले, लेकिन जवाब मिलते मिलते बरसों लग गए और फिर ये साहब आए और उसके बाद ये आई, और कई दशकों बाद आज भारत फिर एक सवाल पूछ रहा है कि मोदी के बाद कौन, हु आफ्टर मोदी। अब दोस्तों, ये सवाल आज मैं आपसे क्यों कर रहा हूं कि मोदी के बाद कौन। दरअसल जिस तरह से 2024 में झटका खाकर मोदी ने एक पॉलिटिकल मशीन तैयार करी या चुनावी मशीन तैयार की है, और हमने देखा कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, असम हो या फिर बंगाल हो, मोदी का रथ जिस तरह से चीरता हुआ हिंदुस्तान के नक्शे को आगे बढ़ रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यहां 2029 की दोस्तों बात नहीं है। मोदी के जानकारों का कहना है, अंदर की खबर है, कि 2031 मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और चाहे कुछ हो जाए, अगर बीजेपी सत्ता में है तो मोदी 2031 मार्च 2031 तक कुर्सी पर रहेंगे, क्योंकि तब वो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वो तब सबसे लंबे समय तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और 2031 के बाद जब मोदी की उम्र 80 साल होगी, 80 प्लस होगी, उसके बाद फिर ये सवाल बड़ा लाजमी है, मोदी के बाद कौन। और ये सवाल जैसे ही मैंने किया है, आप में से बहुतों के पास उसका जवाब है। या तो ये साहब हैं मोदी जी के शैडो अमित शाह गुजरात पर भी, या फिर ये साहब हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन चौंकाने वाली बात आपके सामने मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो दोनों आपको दिख रहे हैं, हो सकता है मोदी की बुक में ये दोनों के नाम ना हो। दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो मिस्टर शाह है, और निर्विवाद रूप से अमित शाह हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के बाद, प्रधानमंत्री के बाद, अगर देश में, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में अगर कोई सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो अमित शाह हैं। और उसकी बहुत सी वजह भी हैं। गृह मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, पार्टी वही चलाते हैं, चुनाव की मशीनरी भी उन्हीं के हाथ में है, मोदी के भरोसेमंद भी हैं, और अगर आप कहें तो चुनावी रणनीतिकार हैं, इसलिए उनको चाणक्य भी बीजेपी कहती है। और अगर एक और पक्ष उनका देखें तो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज, नो नॉनसेंस वाली इमेज भी अमित शाह ने कहीं ना कहीं गढ़ी है, उसमें वो कामयाब हुए हैं। अब अमित शाह का ड्रॉबैक क्या है? मेरे ख्याल जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है, कम से कम मोदी के जहन में। अगर आप देखें तो मोदी के बाद अगर संगठन को, पार्टी का संगठन या सरकार की मशीनरी, इस पर अमित शाह का ही कब्जा है मोदी के बाद। और मोदी के जाने के बाद अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी के सिस्टम पर वो अपनी मोहर लगा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि मोदी से कहीं ज़्यादा बड़ा कद अमित शाह का भी हो सकता है, अगर 2031-32 के बाद इस देश में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम आ जाता है। तो अमित शाह ना सिर्फ मोदी से बड़े होंगे, बल्कि जिस तरह से संगठन पर पकड़ है, वो हो सकता है मोदी से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते। और यहाँ पर सत्ता की राजनीति में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि विरासत को संभालना और विरासत को अपने नाम करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
मोदी जी के सबसे पुराने दोस्त, मोदी जी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जय नारायण व्यास, वो भी मानते हैं कि मोदी कभी भी अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। सुनिए जय नारायण व्यास को, सुनिए। ये बताइए, मोदी जी अपने बाद क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या अमित शाह उनके सबसे खास आदमी, अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के? क्योंकि आप तो दोनों को जानते हैं। नहीं होंगे, अमित शाह नहीं होंगे? अरे साहब क्या मैं बात कर रहे हैं? चाहूंगा। अमित भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे मन में उनके लिए शुभकामनाएं हैं, मगर कभी नहीं होंगे। अब दोस्तों, दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है, खासकर जो भक्त हैं और भाजपा के समर्थक हैं, कि मोदी के बाद योगी ही होंगे, लेकिन योगी भी नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि योगी खुद मोदी के भरोसेमंद चीफ मिनिस्टर नहीं, मजबूरी में बने, मजबूरी में लखनऊ की गद्दी पर बैठाए गए, और उसके पीछे एक आरएसएस की बड़ी बैकिंग थी और कुछ उस तरह के हालात भी थे उस वक्त। लेकिन योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कब्जा जमाया और अपना कद बढ़ाते चले गए, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, शायद वो एक चैलेंजर के तौर पर तो ज़रूर उभरते हैं, लेकिन वो उन्हीं परिस्थितियों में बन सकते हैं जब मोदी खुद वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, और प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा इसका फैसला आरएसएस करे, तब तो हो सकते हैं। अगर मोदी की चली तो शायद योगी आदित्यनाथ, जहां अमित शाह खड़े हैं वहां भी नहीं खड़े हैं। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, और मैंने कुछ लोगों का तो नाम ही नहीं लिया। शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं लिया, राजनाथ सिंह का नाम ही नहीं लिया, नितिन गडकरी का नाम ही नहीं लिया, बहुतों के तो मैंने नाम ही नहीं लिए। अगर ये लोग नहीं हैं जो टॉप इस वक्त बीजेपी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, अगर ये नहीं है तो सवाल है कि फिर हैं कौन? क्या वो कांग्रेस से होंगे या किसी और पार्टी से होंगे, या बीजेपी के अंदर, या मोदी जी की सरकार में, या मोदी जी के सर्किल में अभी भी कुछ नाम बच गए हैं जिनको मोदी चाहते हैं कि उनके बाद उन्हीं को विरासत सौंपी जाए। अब दोस्तों, मैंने कई बीजेपी के नेताओं से, मोदी को जानने वाले लोगों से, बीजेपी को कवर करने वाले पुराने पत्रकारों से, बहुतों से बात करी, संघ के लोगों से भी बात करी। एक नाम, हालांकि नाम कई एक एक करके मैं उन नामों को आपके आगे रखूंगा, पहला नाम जो सामने आता है कि जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, और शायद एज ग्रुप कह लीजिए, या मोदी के प्रति उनकी लॉयल्टी कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि मोदी का वो प्रोडक्ट है, उसमें जो पहला नाम आता है वो इन साहब का आता है, देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अमित शाह से नहीं उनकी बनती है, बट मोदी के प्रोडक्ट आप कह सकते, मोदी ही उनके पीछे थे। नितिन गडकरी के आगे खड़ा करने वाले देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री की दौड़ में पहली बार किसी नाम को आगे लाने वाले नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने ही उद्धव ठाकरे को कुर्सी से ना सिर्फ उतरवाया, पार्टी तोड़ दी। किसके लिए? देवेंद्र फडणवीस के लिए। हालांकि कुछ साल एकनाथ शिंदे डमी चीफ मिनिस्टर के रूप में रहे, लेकिन सरकार किसने चलाई? देवेंद्र फडणवीस। और उसके पीछे वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस काफ़ी समय से नरेंद्र मोदी के करीब रहे हैं, हालांकि अमित शाह के बिल्कुल करीब नहीं है, उल्टा रिश्ता है। और अगर आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो जहाँ तक है उनको कुशल प्रशासक माना जाता है, विकास समर्थक छवि भी उनकी है और एक एक्सेप्टेबिलिटी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप कह सकते हैं वो मोदी के लिए उत्तराधिकारी हो सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का अपना कोई जनाधार नहीं है, योगी की तरह फडणवीस का कोई जनाधार नहीं है। और नंबर 2 बात, वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मोदी के हैं, जिनके पीछे आरएसएस की भी बैकिंग है, लेकिन उनके चांसेस जो हैं मोदी के बाद बनने के बहुत ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों, मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर एक और नाम जो हो सकता है आपको चौंकाने वाला लगे, लेकिन जो मोदी को समझते हैं उनके लिए नाम बिल्कुल भी अपरिचित नहीं है। नाम है अश्विनी वैष्णव का। और आज की तारीख में अश्विनी वैष्णव आँख है मोदी के, कान है और कहीं कहीं ज़ुबान भी है।
देखिए, पूरे देश में मोदी जी ने जो 10 वर्षों में एक नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया है, एक समावेशी मॉडल दिया है जिसमें सबका साथ सबका विकास। अब दोस्तों, अगर आप बीजेपी के संगठन के तौर पर देखेंगे या फिर आरएसएस के चश्मे से देखेंगे तो हो सकता है कि अश्वनी वैष्णव एक कमज़ोर उम्मीदवार दिखें, एक कमज़ोर चॉइस दिखें। उसकी वजह यह है कि एक तो आईएएस ऑफिसर रहे, उड़ीसा काडर के रहे, उससे पहले वो आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और बाद में आईएएस छोड़कर वो एक तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अश्वनी वैष्णव मोदी के टच में तब से थे जब से मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और ये भी बात सच है कि अश्वनी वैष्णव का अपना कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा फडणवीस की तरह वो जनाधार वाले नेता नहीं हैं और ना ही वो कोई बीजेपी की वैचारिक राजनीति के कोई चेहरे हैं राजनाथ सिंह की तरह। और आप ये भी कह सकते हैं कि अश्वनी वैष्णव सिर्फ और सिर्फ मोदी की एक छोटी छाया के अलावा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों आते हैं असली ताकत पर। अश्वनी वैष्णव की असली ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो मोदी के इतने करीब क्यों हैं? शायद अमित शाह के बाद वो ऐसे एक नेता हैं जो सबसे करीब माने जाते हैं, सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के। उसके पीछे एक आप कह सकते हैं कि अश्वनी वैष्णव की अपनी पर्सनालिटी है, यानी टेक्नोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियन, ये तीनों ही का मॉडल अश्वनी वैष्णव में दिखता है। और ये एक ऐसा मॉडल है जो पिछले कुछ बरसों से मोदी जी को बहुत पसंद है। अब दोस्तों, मोदी को ये मॉडल क्यों पसंद है, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन? उसकी वजह यह है कि ऐसे लोग देखा गया है कि कम बोलते हैं, क्योंकि नेता नहीं है, अगर जवाब देने की ज़रूरत है तभी बोलते हैं। तो अश्वनी वैष्णव कम बोलते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं और जो सौंपा गया काम है उसको समझते हैं, क्योंकि टेक्नोक्रेट है, इंजीनियर रहें तो चाहे वो रेलवे हो या आईटी हो उसको समझते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं। मोदी को कम से कम समझाते अच्छी तरीके से। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा मंत्रालय इसी आदमी को दिए। अमित शाह को भी इतने मंत्रालय नहीं दिए गए जितनी जिम्मेदारियां अश्वनी वैष्णव को दी गई हैं। उनके पास रेल मंत्रालय, भारी भरकम रेल मंत्रालय, उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनके पास आईटी है जो आज की तारीख में आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके पास सेमीकंडक्टर मिशन है, उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नरेंद्र मोदी का पीआर भी वो देखते हैं जब से हरेन जोशी को किनारे किया गया। यही नहीं, हर कैबिनेट की ब्रीफिंग और हर पॉलिसी में, प्रेजेंटेशन में अश्वनी वैष्णव ही सबसे आगे। इसीलिए मैंने कहा था कि वो आंख भी हैं, कान भी हैं और ज़ुबान भी हैं नरेंद्र मोदी के। अब दोस्तों आते हैं असली खबर पे कि मोदी जी के जहन में असली नाम कौन सा है। और जो ये उत्तराधिकारियों की मैं आपको लिस्ट सुना रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा नाम, डार्क हॉर्स कौन है वो नंबर 1 आदमी जो उत्तराधिकारी बनने के सबसे करीब है। योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, करीब होने की बात कर रहा हूँ। अब अगर ये नाम मैं बताता हूँ तो हो सकता है आप यकीन ना करें, आप चौंक जाएं कि ये नाम कैसे हो सकता है। और मुझे लगता है ये सस्पेंस मोदी जी को ही खत्म करने दीजिए, मोदी जी को ही सुनते हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब दोस्तों सोचिए कि जिस महफिल में या जिस मंच पर राजनाथ सिंह बैठे हों, अमित शाह बैठे हों, नड्डा बैठे हों, बड़े बड़े नेता बैठे हों, उसी मंच पर नरेंद्र मोदी ये क्यों कह रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि भाई मैं तो कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस नितिन नवीन साहब हैं।